2 महीने पहले ही सुजाता की शादी हुई थी। उसका ससुराल पास के ही गांव में था। घर में सिर्फ वो और उसके पति रहते थे। मैं अकेले दिन भर काम करती हूँ और ये आराम से आके खाना खाने बैठ जाते हैं। कपड़े धोने नदी पे जाओ, पानी भरो, चूल्हा चक्का, बस इसी में मेरी जिंदगी बीतने वाली है। मेरा सारा सिलाई कढ़ाई का हुनर मिट्टी में मिलने वाला है। तभी परेश उठ जाता है। खेतों में काम करके उसका बदन दर्द कर रहा है। सुजाता, अदरक डाल के गर्मा गर्म चाय बना देना जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने मुझे 4 हाथ जो दिए हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जैसे कि तुमको जानते ही नहीं। सुजाता का मूड आज बहुत ही उखड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति उसकी कोई चिंता नहीं करते। उसने उसे घर की नौकरानी बना के रखा है। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है। तभी उसकी सहेली दुर्गा वहां आती है। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? और नहीं तो क्या। सुबह जल्दी उठो, दिन भर घर के काम करो, बाजार जाओ, पानी भरो, बस यही जिंदगी रह गई है। और पतिदेव की कोई मदद नहीं, जैसे कि गृहस्थी सिर्फ हमारी है। लेकिन क्या करें, अब सहना ही पड़ेगा। नहीं। क्या मतलब? हमें इस उबाऊ जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसलिए तो मैंने मेरे पति का घर छोड़ दिया। अब सुकून से यहाँ मायके में जी रही हूँ। खेत से थक कर सुजाता का पति परेश घर लौटता है, लेकिन सुजाता गुस्से में घर छोड़कर मायके चली जाती है। लगता है रूठ के मायके चली गई है। पता नहीं उसे क्या शिकायत है मुझसे। ठीक है, 2 दिन वहां रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। दिमाग शांत हो जाएगा तो लौट आएगी। सुजाता मायके अपने घर आती है। मायके में सिर्फ उसकी माँ और छोटा भाई है। वो दोनों सुजाता का खुशी से स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब तीनों गपशप करने बैठते हैं। सुजाता, जमाई बाबू वहाँ अकेले हैं। तुम अपने ससुराल कब लौट रही हो? माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। दीदी, ये क्या कह रही हो आप? आप हम पर कभी बोझ नहीं बन सकती। लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटा? सुजाता उन्हें फिर कभी ससुराल ना जाने का अपना फैसला सुनाती है। सुजाता की माँ और भाई को जोर का झटका लगता है। ये क्या कह रही हो बेटा? जमाई बाबू तो भले नेक इंसान है। हाँ दीदी, जीजू आपका बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं उब चुकी हूँ उस गृहस्थी से। पूरा दिन घर में मैं ही मरती रहती हूँ। तुम्हारे जीजा जी मुझे रत्ती भर की भी मदद नहीं करते। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही सिलाई बुनाई का काम करूंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुजाता और उसकी माँ नदी पर पानी भरने जाते हैं। नदी के पास पहुँचते ही माँ थककर नदी के किनारे बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, थोड़ा पानी पिलाना तो। सुजाता पानी लाने नदी पर जाती है। ओह, ये पानी तो बहुत गंदा हो चुका है। ये माँ को कैसे पिलाऊं? सुजाता माँ के पास लौटती है। माँ, नदी का पानी बहुत मैला है, इसलिए मैं नहीं लेके आई। अब क्या करें? अच्छा, ये बात है बेटा, तुम थोड़ी देर बाद जाकर लाना। थोड़ी देर बाद सुजाता फिर से नदी के तट पर माँ के लिए पीने का पानी लेने जाती है। अब नदी पर कोई नहीं है। सुजाता पानी देख के अचरज में पड़ जाती है। अरे वाह, ये पानी तो अब एकदम साफ हो गया है। अब ये पानी माँ के लिए ठीक है। माँ, नदी का पानी बिल्कुल साफ है। ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि उसमें जमा मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई है और बिना कुछ किए हमें साफ पानी मिल गया। बेटा, जीवन भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में, गुस्से में होते हैं और तब हमारे दिल और दिमाग की अवस्था भी गंदगी भरे नदी के पानी जैसी होती है। सुजाता माँ की बात समझने की कोशिश कर रही है। उससे हमारा नुकसान कैसे होता है माँ? तब हम गलत निर्णय लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए माँ? ऐसे वक्त हमें शांत रहना चाहिए और उस समय को वक्त के हाथ में सौंपना चाहिए। कई बार समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है, बिल्कुल उस नदी के पानी की तरह, जिसे साफ होने के लिए हमने बस थोड़ा सा समय दिया। माँ की बात सुन के सुजाता को उसकी गलती का एहसास होता है और तभी उसका छोटा भाई वहाँ आता है। दीदी, दीदी, जीजू का फोन आया था, कल आपको लेने आ रहे हैं। ये खुशखबर सुनकर सुजाता सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटा? जाओगे ना अपने घर? जमाई बाबू को तुम्हारी फिक्र ना होती तो रोज तुम्हारे भाई को फोन करके तुम्हारी पूछताछ ना करते। माँ की बात सुन के सुजाता की आंखें भर आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ देख माँ और उसका भाई खुश हो जाते हैं।
और दीदी आपके लिए एक खुश खबर भी है। जीजू ने आपके लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी है। लेकिन सिलाई मशीन तो महंगी होती है ना, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो खेत का काम खत्म होते ही वो किसी और के खेत में हाथ बटाने जाया करते थे। मुझे लगा आपको ये बात पता होगी। माँ मुझे माफ कीजिए, गुस्से में आकर मैं बहुत गलत निर्णय ले रही थी। अब जिंदगी भर आपकी ये सीख याद रखूंगी। और इस तरह सुजाता वापस ससुराल जाकर हंसी खुशी रहती है। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है। बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता। और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाये। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं। गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है। धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी। बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है। जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं, तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या? हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है। ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहां पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है।
आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ न कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना न कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती। और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे।